इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 आर्थिक विकास की समझ, जिसका हम चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण में आपको आ जाएगा विश्व स्तरीय पर व्यापार और भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के अंदर व्यापार और भारत का बढ़ता लक्ष्य। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहले ये सब दुकान देखो, ये लग रहा है ना मॉल का दुकान है, ये सब मॉल सिस्टम लग रहा है। इधर देखो किस तरह बाजार लगते हैं। गांव बिरादरी में ऐसे ही बाजार लगता है ना, जैसे मैं सिटी में चले जाओगे तो ऐसे ही सब दिखेगा, इधर बैनर उधर बैनर उधर बैनर दिखता है। बस आज के विषय में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के बृहद विकल्प हैं। आज हमारे सामने इस्तेमाल करने वालों के सामने बहुत ज्यादा विकल्प आज हमारे पास है। विकल्प का बोलोगे तो बहुत ज्यादा विकल्प है। जैसे मैं बताऊं, कुछ भी हमको एक पेन खरीदना है तो कौन से कंपनी का खरीदना है ये मानना पड़ेगा हमको कि कौन से कंपनी का हमको चाहिए। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा जो निर्माण करता है उसमें आ जाता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा का हम जब कंपनी खरीदने जाएंगे तो कौन से कंपनी का खरीदना ये सोचते हैं। मोबाइल कौन से कंपनी का खरीदना है, बहुत कंपनी का है। और टेलीविजन, टीवी कौन सा चाहिए, सैमसंग चाहिए, एलजी चाहिए, और एक और कंपनी है अप्सरा चाहिए, कॉम्बो चाहिए, लेनोवो चाहिए, पैनासोनिक चाहिए, कौन चाहिए, सैमसंग चाहिए कि क्या चाहिए, सबके बारे में सोचना पड़ता है कि नहीं। हम में से देखो यहाँ पे टेलीविजन के न्यूनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ है, हर प्रकार के मॉडल हमारे लिए उपस्थित है। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल दिखे जा सकते हैं, हमेशा देखे जा सकते हैं नया मॉडल। कोई भी गाड़ी लॉन्च होता है, पैसे वाले लोग उसको खरीदने के लिए तैयार होते हैं। वह दिन गुजर गया जब भारत में सड़कों पर केवल एम्बेसडर गाड़ी दिखता था और फिट्स कार दिखती थी। एम्बेसडर और जीप, वो भी हैंडल वाली, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। भारत के लोग हर कंपनी का माल खरीद रहे हैं, हर कंपनी का कार खरीद रहे हैं। कौन सा कंपनी का गाड़ी है जो लोगों के पास नहीं है। अनेक दूसरे वस्तुओं के ब्रांड में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर टेलीविजनों और प्रसंस्करणीय फलों के रस तक। अब देखो यहाँ पे हम क्या क्या खरीद रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारी वृद्धि हो रही है व्यापार में। कमीज ले लो, टेलीविजन ले लो, कमीज भी देख लो। एक आदमी के पास पहले 2 कमीज हुआ करता था, आज एक आदमी के पास 3600 कमीज हुआ करता है। बहुत लफेंटा जैसा जो घूमता है उसके पास 10 सेट से कम कपड़ा नहीं होगा। टेलीविजन, टीवी हर घर में है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें टीवी नहीं है। और प्रसंस्करणीय फलों का रस। अब देखो मशीनों के द्वारा फलों का रस, कौन सा फल का रस चाहिए। जो फल का रस नहीं पीते थे वो भी आज पी रहे हो। क्यों पी रहे हो भैया? क्योंकि आपको वो बना कर दिया जा रहा है, इसलिए पी रहे हो। हमारे बाजार में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। हमारे बाजार में देखोगे तो बहुव्यापी विकल्प है, आपके सामने अनेकों प्रकार के डिवाइडेड है। जैसे वो पैंट दिख रहा है, पैंट अलग प्रकार के आते हैं। अंडरगारमेंट, जंघिया और गंजी जाकर देख लो, चाहे लेडीज हो चाहे फीमेल टेप जाकर देख लो, कितना ज्यादा मार्केट में अलग अलग कंपनी की है। स्पंज का है, और मतलब आपको कॉटन का है, क्याची का है। कुर्ता ले लो, कुर्ती ले लो, बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट में साड़ी ले लो, साड़ी भी अनेकों प्रकार की है। टी शर्ट ले लो, अनेकों प्रकार के हैं, है कि नहीं। चप्पल ले लो, घड़ी ले लो, हेयर बैंड ले लो, पर्स ले लो, साइकिल ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, कार ले लो। कितना ज्यादा डिवाइडेड है, कितना ज्यादा विकल्प है हमारे लिए अलग अलग प्रकार के। अब ये जहां पर बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड कहाँ बनता है? बनाने वाले 36 होंगे उस सिटी में बनाने के लिए। छाता दिख रहा है, छाता। किराना घर भी बहुत है, जितना का लोग नहीं है उससे ज्यादा सामान भरा हुआ है हर दुकान में। लेकिन जब समस्या आती है तो सबका खत्म हो जाता है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। आज 2 दशक पहले मतलब 20 साल पहले की देखोगे तो भारतीय बाजार में इतना ज्यादा विविधता नहीं थी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार
पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। 20 सालों में ही अपना बाजार जो है पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया है। एसी हमको दिख रहा है। एसी कितने प्रकार के मिलते हैं आपको सबको पता है। शीशा है, शीशा टॉपन का भी है, नॉर्मल का भी है, टाटा का भी मिल जाता है, ग्लोसरी का भी, महिंद्रा का भी, सबका टाटा शीशा मिल जाएगा। हम शीशा किसका लगाना है इसको सोचना पड़ता है। अनेक प्रकार के डिवाइस, मतलब हर चीज हमारे सामने बहु विकल्प, मतलब बहुत ज्यादा विकल्प होते हैं। कौन से कंपनी का कौन सा शीशा खरीदना है। टावर, टावर में अभी 3 कंपनी चल रही है। 3 नहीं, हिंदुस्तान में चल रहा है बीएसएनएल, एयरटेल, आइडिया, जियो, और कौन सा है अभी बहुत सारी आने वाली है, बाकी सब तो खत्म हो गई ना। तो इतना ज्यादा हमारे लिए विकल्प है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं। ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं, और ये परिवर्तन लोगों का जीवन कैसे किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे कि कैसे हमारे जीवन की बदलाव हो रही है इन कंपनियों के वजह से। अब देखते हैं अंतर्देशीय उत्पादन। देश के अंदर कौन कौन सा उत्पादन हो रहा है। 20वीं सदी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंतर्गत ही सीमित था। केवल देश के अंदर ही सब चीज उत्पादन होता था बस। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल है बस। खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पादन ही थे जो इस देश से बाहर जाते थे, चाहे कभी मंगाए जाते थे। भारत जैसे इतना ज्यादा विकसित देश, भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे बस, और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। हम लोग निर्यात करके हम लोग यहाँ से भेज देते थे, और केवल जो तैयार वस्तु है हम केवल उसी को मंगाते थे। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया है। व्यापार ही एक माध्यम है कि दूर दराज देशों को जोड़ने के लिए एक सबसे अच्छा माध्यम होता है। बाजार नहीं होता तो सारे देश एक नहीं होते, सब अपना अपना खाते पीते मगन में ऐश करते। यह बड़ी कंपनियां जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, ये बड़ी कंपनियां जिसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युवा था। एक देश हमारा युवा पीढ़ी में, मतलब युवा जिस तरह अपने युवा क्षेत्र में आते हो किस तरह आगे बढ़ता है, वैसे ही हमारा देश अभी युवा पीढ़ी में है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है, देखो यहाँ पर दिया जा रहा है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। मतलब अपने देश से लेकर दूसरे देश में भी स्वामित्व रखता है, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं, इंटरनेशनल कंपनी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम, मतलब सस्ता लेबर एवं अन्य संसाधन मिल सकता है, वहीं पर अपना कार्यालय, फैक्ट्री वगैरह जो लगाना है लगाती हैं। कौन? इंटरनेशनल कंपनी। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। देखो, उत्पादन करने के लिए उत्पादन का लागत कम लागे और हमारा सामान ज्यादा बने, सस्ता कीमत पर बन जाए, इसीलिए इंटरनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है वो ऐसे निम्न उदाहरण पर विचार करे, मतलब ऐसे जगहों पर अपना फैक्ट्री लगाएगा, कार्यालय लगाएगा जहां पर लेबर कम दाम में मिल जाए, भाव कम लगे उन लोगों का, इसलिए कंपनी वहीं पर खुलती है। ये देखो, एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन का विस्तार, ये एक बहुराष्ट्रीय इंटरनेशनल कंपनी का ये यहाँ पर ऑफिस खुला हुआ है। देखो कितने ज्यादा स्टाफ यहाँ पर कंप्यूटर लेकर बैठे हुए हैं। इसमें बताया क्या जा रहा है, यह बेंगलोर स्थित एक कॉल सेंटर है जो पर्याप्त दूरसंचार सुविधाओं और इंटरनेट से सुसज्जित है। यहाँ पर इंटरनेट कॉलिंग है और यहाँ से कॉल सेंटर है, तो देश विदेश के लोग यहाँ पर फोन करके अपने जानकारी मुहैया लेते हैं और उसके बाद से फोन को काट देते हैं। यह विदेशी ग्राहकों को सूचना एवं मदद उपलब्ध कराता है। कौन सा? ये बेंगलोर का ये कॉल सेंटर।
अब देखो विदेश का चाहे इस देश का चाहे कहीं का भी लोग हो यहाँ पे, ठीक है। अब वो चाहता है कि हमें जानकारी ज्यादा मिले, जल्दी मिल जाए, तो वो कस्टमर केयर को फोन लगाएगा। बस ये कस्टमर केयर का ही काम करता है, उसके ज्यादा कुछ नहीं। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली, औद्योगिक सामान बनाने वाली एक गाड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार कर रही है। मतलब अमेरिका अपने कंपनी के ऑफिस में बैठकर डिजाइन तैयार कर रही है। उसके पुर्जे चीन में निर्यात हो रहे हैं और उसका पुर्जा जो है चीन में बन रहा है। फिर उन्हें जहाज में लाद कर मेक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पादन को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है और उसी की वजह से हर जगह पे व्यापार मुमकिन हो पाता है। मतलब एक जगह लगा है कंपनी और बाकी जगहों पर सामान बनाने के लिए भेज दी है, उसके बाद वहां से मंगा कर अपना काम करता है। ये देखो किस तरह कंप्यूटर यहाँ पर काम कर रहा है। सब कोई अपना डाटा यहाँ पर तैयार किया है, माउस कीबोर्ड, ये टेलीफोन यहाँ पर दिया हुआ है। हर किसी के पास टेलीफोन होता है। देखो ये टेलीफोन पर लगा हुआ है, बात कर रहा है। और इधर कान में भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कान में लगा हुआ है ब्लूटूथ, इसको हेडफोन बोलते हैं, जिसके वजह से बात करना आसान हो जाता है। इस टेलीफोन से ही सब कनेक्टेड होता है, इसलिए बात करना बहुत आसान हो जाता है। इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पादन नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। केवल कंपनी, बहुराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल कंपनी है, केवल इसी देश में सामान तैयार करके इसी में नहीं बेच रही है, इंटरनेशनल मार्केट में भी उसको बेच रही है। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। जो उत्पादन क्रिया है वहां पर बहुत मुश्किल से वहां पर लगाया गया है, क्योंकि प्रक्रिया भी थोड़ा ज्यादा होता है। किसी भी कंपनी को किसी देश में जाकर कंपनी लगानी है, उसमें निवेश करेगा, एफडीआई तो ठीक है, लेकिन जमीन लेकर खुद से निवेश करेगा तो भैया उनके लिए 40 कितना कागज पर सिग्नेचर करवाएगी सरकार, कितना कमीशन लेगी, वो अलग बात है। तो उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है। उत्पादन प्रक्रिया जो होता है छोटे भाग से होती है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता निर्माण केंद्र है। मतलब चीन में बहुत सस्ता निर्माण होता है, क्योंकि सबसे सस्ता होने के कारण लाभ प्रदान करता है। सस्ता इसलिए उसको लाभ हो जाता है। मेक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। ये यूरोप और अमेरिका से नजदीक है, इसीलिए इसको लाभ हो जाता है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं, बहुत ज्यादा इंजीनियर यहाँ पर हैं, जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं। जो अंग्रेजी बोलता है वो शिक्षित होता है। कैसे भैया? मान ले हम कि जो अंग्रेजी बोलता है शिक्षित होता है, हम लोग का गंवार है, हम लोग क्या गैर गुहैल है। मतलब यहाँ पर एनसीईआरटी की देखो गलती है कि अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक है और आप और हम हिंदी बोल रहे हैं, तो क्या हम लोग गंवार युवक हैं? इसलिए कंप्लेन किया जा सकता है इसके ऊपर, लेकिन बाद में करेंगे। इस पे जब भी मेरे हाथ में कंट्रोल आएगा इसको चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन कहने का माध्यम यही है कि जिसको इंग्लिश आता है, तो आप भारत के आंध्र प्रदेश में चले जाओ, कर्नाटक में चले जाओ, केरल में चले जाओ, सब्जी बेचने वाला भी इंग्लिश बोलता है, तो क्या वो शिक्षित है? भाई वहां पर रहोगे तो आम लोग के बोल चाल के वजह से आपकी भी इंग्लिश हो जाएगी ठीक। जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकता है, ये सभी चीजें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती है। अब देखो बहुराष्ट्रीय कंपनी चीजों का क्या कर सकती है, हर तौर पे उपलब्ध कर, उसको ग्राहक क्या किया, रॉ मटेरियल आसानी से दे दिया, फिर कंपनी से वो लेकर बाजार में बेच दिया।
तो 50 से 60% बचत कर सकती है कंपनी। अतः वास्तव में सीमाओं के पार अपने देश के आगे बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। और वही सामान, वही काम जब हम इस सीमा के बाहर, देश के बाहर करेंगे दूसरे देश में, तो हमें और ज्यादा लाभ हो सकती है, बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। आओ इन पर विचार करते हैं। यह दर्शाने के लिए निम्न कथन की पूर्ति करें कि वस्त्र उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया कैसे विश्व भर में फैली हुई होगी। आपने 8th क्लास का पढ़ा, 9th क्लास का पढ़ा और 10th का एक भाग पढ़ा है, भारत और समकालीन विश्व, जिसमें आपको मालूम होगा कि लोहा और वस्त्र निर्माण के लिए कंपनी किस तरह आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इससे आप इसको लिख सकते हैं, इंग्लैंड का, थाईलैंड का बारे में है, आराम से लिख सकते हैं। लेकिन इस पर केवल विचार करना है, बोलना है, चाहे बात करना है, डिस्कशन करना है किसी से। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, मतलब पूरे विश्व के व्यापार और उत्पादन को एक साथ एक मुट्ठी से जोड़ना, जिसका काम करती है देश, देश का मालिक, देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, देश का नेता, वही काम करता है ये सब देश को एक करने के लिए व्यापार के माध्यम से। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो। अपना सारा कंपनी वहीं लगाती है जहां से बाजार नजदीक हो। ये केवल नहीं कि केवल स्थानीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट आसानी से पहुंचा जा सकता है। बिहार के पास किसी भी तटीय क्षेत्र पर पहुंचने का जगह नहीं है, इसीलिए बिहार पीछे है। उत्तर प्रदेश के पास नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कंपनी लगाई जा रही है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उसको भेजा जाएगा। ये कारण हो सकता है। तो जहां नजदीक है वहां पर लगता है। जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध होते हैं, जहां पर पढ़े लिखे और अनपढ़ मजदूर वहां पे कुशल हो, सीखे हो चाहे नहीं सीखे हो, वहां पर मौजूद होते हैं। बाद में तो सिखाइए देंगे वहां। जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धियां सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती है जो उनके हितों का देखभाल करती है। अब देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनी पर सरकार उनकी नीतियों पर भी नजर रखती है कि भैया तुम कर क्या रहे हो, और वहां के मजदूर के हितों का देखभाल करती है सरकार। लेकिन उस समय कहां थी सरकार जब भोपाल त्रासदी हुआ था? कांग्रेस की सरकार थी उस समय, कहां थी? उस समय उन लोगों को पैसा दिखता था, सत्ता दिखता था, इसलिए वो लोग नहीं किए। अब बाद में इस अध्ययन में सरकारी नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, सरकारी नीति क्या क्या होती है। देखते हैं। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। सारे परिस्थिति को सुनिश्चित करने के बाद ही इंटरनेशनल कंपनी अपना कार्यालय, कारखाना यहाँ पर खोलती है। परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की हुई, मतलब उसमें पैसा लगाया गया वो निवेश, जितना भी पैसा होता है उसको निवेश करते हैं। कौन? इंटरनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं, जिसको इंग्लिश में FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेगी। कोई भी निवेश इसी के लिए किया जाता है कि ये भविष्य में हमें लाभ पहुंचाएगी। कोई भी संपत्ति हो गया, कोई भी कार्य अपना हो गया तो हमें भविष्य में लाभ पहुंचाएगी। इसीलिए व्यापार, वहां कोई भी व्यापार करने वाला इंटरनेशनल कंपनी वहां पर निवेश करती है। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है, मतलब कंपनी के साथ मिलकर उत्पादन करती है, पुराने कंपनी से मिल जाती है। संयुक्त उत्पादन से, संयुक्त, यूनाइटेड स्टेट को संयुक्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत देशों को बनाकर एक बना है ना, इसलिए। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। अगर साथ रह के कुछ काम करते हैं तो जो इस हिंदुस्तान का कंपनी है इसको डबल मुनाफा होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनी अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। और दूसरा हो गया, देखो, तीव्र उत्पादन करने के लिए मशीन खरीदने के लिए पैसा देगी। दूसरा,
बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की न्यूनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है। मतलब एक तरह से नया तौर से इंटेलिजेंस का मतलब समझो, कंप्यूटराइज सामान टेक्नोलॉजी, नया तौर पे टेक्नोलॉजी ला सकती है, दे देगी। तो डबल फायदा हुआ कि नहीं, नया टेक्नोलॉजी मिल गया, नया मशीन हो गया, टेंशन ही खत्म हो गया। भाई तुम भी कमाओ हम भी कमाएंगे, ऐस करेंगे यार, तुम भी कमाते हो हम भी कमाते हैं, मिल बांट के खा लेंगे। लोगों का क्या चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर जीन्स का मार्केटिंग हुआ, जीन्स किससे बनता है, जीन्स सबसे बने अलग बात है, लेकिन कचरा वाला जो प्लास्टिक होता है ना, उसको ले जाकर रिफाइनिंग करके जो जीन्स बनता है वह खूब लमड़ता है। पहले का जीन्स नहीं लमड़ता था, काहे कि पहले वो धागा का बनता था, ठीक है, अब प्लास्टिक का बनता है इसलिए खूब लमड़ता है। लेकिन आपको लगेगा नहीं कि वो प्लास्टिक का है। आप जीन्स फाड़ दोगे मानते हैं, लेकिन अपने प्राइवेट पार्ट के नीचे वाला साइड फाड़ के दिखाओ तो मान लें आप, कभी नहीं फटेगा वो, कभी भी कितना भी टाइम चियार लो नहीं फटने वाला है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनी को खरीदना और उसके बाद उत्पादन के प्रसार करना है। अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी को मुनाफा कमाना है तो वहां के उस देश के कंपनी को खरीद लो, उसके बाद से वहां पर काम चालू कर दो तो सबसे ज्यादा मुनाफा उसको होगा। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब बहुत ज्यादा पैसा वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनी यह आसानी से कह सकती है, ये आसानी से कर सकती है, मतलब कोई भी कंपनी को खरीद सकती है। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परक फूड्स, वहां पर था परक फूड्स जैसे छोटी भारतीय कंपनी को खरीद लिया। परक फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था, मतलब बड़ा सा एक संगठन, मतलब जुड़ाव तैयार किया था सारे सब लोगों से, क्योंकि फूड्स का काम था तो बहुत बड़ा इसका नेटवर्किंग मार्केट यहाँ पर था। तो ये तैयार पहले से था, जहां उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध थे। और ये फूड्स का कारगिल जो फूड्स खरीदा है क्या, परक फूड्स सबसे ज्यादा यहाँ पर बिकता था और इसका मार्केट भी था। जब उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध थे लेकिन कुछ लॉस में चला तो बेच दिया होगा। परक फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र थे, कितना, 4 तेल बनाने वाले केंद्र थे, कड़ू तेल बनता था, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। ठीक है, कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादन कंपनी है। कारगिल कंपनी 50 लाख पॉकेट एक दिन बनाती है, कड़ू तेल का 1 लीटर का पॉकेट करीबन 50 लाख बनाती है एक दिन में। समझो कितना ज्यादा खपता होगा। अगर 50 लाख मतलब 50 लाख लीटर, तो 50 लाख लीटर वो तेल कहां से लाती है भैया, कहां से लाएगी। सरसों उतना होता नहीं है, सरसों उतना कंपनी में पहुंचेगा नहीं, मतलब आधा सरसों आधा केमिकल है कि नहीं है। पहले तो मोबिल को जरा कर बेचा जाता था जब कांग्रेस की सरकार चलती थी, लेकिन अब कांग्रेस का नहीं है तो सोया मिलाया जाता है, चावल का मिलाया जाता है, इसके वजह से हम तेल खा पाते हैं। हम आज भी कड़ू तेल को गर्म कर लो कढ़ाई में और महकोगे तो इतना खराब महकेगा कि लगेगा कि गाड़ी का ग्रीस खा रहे हैं, लेकिन फिर भी खाना है भैया, क्या कर सकते हैं। वास्तव में कई सिरहस्त बहुराष्ट्रीय कंपनी जो यहाँ पर किसी कंपनी से मिली होती है, ठीक है, संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के पूर्ण बजट से भी अधिक है। ये देखा जाए कि सरकार का जितना पूर्ण बजट होता है उससे ज्यादा बजट होता है उसका। ऐसे अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करेंगे अगले भाग में, ठीक है, क्योंकि उनके बारे में विचार करना मतलब समझो कि करोड़ों अरबों खरबों रुपया का बात हो जाएगा। देखो कोई भी जींस हमारे मार्केट में कोई रुपया का बिकता है, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 5000। ये समझो कि जो जींस 500 रुपया का हिंदुस्तान में मिलता है, ये जींस कितना का होगा, 1000 रुपया का होगा, 1200 रुपया का होगा, 1500 रुपया का होगा। ये जींस इंटरनेशनल मार्केट में कितना बिक रहा है, 6500 रुपए में बेची जा रही है। मॉल की बात बता रहे हैं, 6500 रुपया। समझो कितना ज्यादा पैसा है विदेशों में।
इसलिए जाओ विदेश में आराम से कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की क्या, भारत में जब मौका मिले बाहर जाकर कंपनी लगाने के लिए, काम करने के लिए, नौकरी भी मिले, एकदम चट से ना बोलना यस सर, आई एम रेडी, आई एम टोटली रेडी। हम जाएंगे ना, जरूर जाएंगे। इसके आगे पढ़ते हैं भाग 2 में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप कमेंट करके हमें सलाह जरूर देंगे, और चाहे आपको कुछ दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप जरूर पूछेंगे। ठीक है, धन्यवाद।